मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के पिछले लेक्चर में हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से 13 फैक्टर्स हैं जिनको रोमन न्यूमरल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सभी इन्वॉल्व होते हैं इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग नेसेसरी है टू प्रिवेंट ब्लड लॉस आफ्टर एन इंजरी टू अ टिश्यू और अ ब्लड वेसल। इस ब्लड क्लॉटिंग का या हीमोस्टैसिस का या ब्लड कोआगुलेशन का सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है कि जो वर्टिब्रेट्स में इवोल्यूशन हुआ हाई प्रेशर ब्लड सर्कुलेशन का, उसके साथ साथ रिस्क भी डेवलप हुआ ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी टू टिश्यूज की। जिस तरह से हार्ट पंप करता है प्रेशर से ब्लड, तो यदि कोई टिश्यू को इंजरी होती है तो उसके ब्लीड करने का रिस्क उतना ही ज्यादा होता है विद अ मैसिव ब्लड लॉस। तो द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ब्लीडिंग is necessary for maintenance of a closed blood circulatory system। तो ऐसे सिस्टम जो कि क्लोज टाइप का है, उसमें ऐसे अगर प्रिवेंशन करना हो ब्लीडिंग का तो हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म्स आर वेरी इसेंशियल। नॉर्मल हीमोस्टैसिस होता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से मिलकर बना हुआ जिसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। मेन ब्लड प्लेटलेट्स हैं या ब्लड सेल्स हैं, देन ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है बनाने वाली वो कोशिकाएं जिनको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, जो कि एंडोथेलियम का निर्माण करती हैं, एंड अ नंबर ऑफ ब्लड प्रोटीन्स जो कि इस क्लॉटिंग प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट हैं और उनकी डेफिशिएंसी ब्लड क्लॉटिंग को भी प्रभावित कर सकती है। तो प्लेटलेट्स, एंडोथेलियल सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन्स आर a complex system of components which are involved in hemostasis। Blood clotting proteins जो हैं they circulate in the blood plasma in an inactive form। तो ब्लड प्रोटीन्स जो इस क्लॉटिंग के लिए आवश्यक हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट करते हैं ब्लड प्लाज्मा में, वेटिंग टू पार्टिसिपेट इन ब्लड कोएगुलेशन अपॉन टिश्यू इंजरी। क्योंकि उनकी ज़रूरत तभी होती है जबकि टिश्यू में इंजरी हो, ब्लड वेसल में इंजरी हो, तो तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होते हैं ये जनरेट करते हैं थ्रोम्बिन, वो एंजाइम जो कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो कि क्लॉट के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है थ्रोम्बिन, और इस कन्वर्जन से फॉर्मेशन होता है एक फाइब्रिन क्लॉट का। प्लेटलेट प्लग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह से एक टेम्पररी प्रिवेंशन जो ब्लड लॉस का है उसके लिए वहां प्लेटलेट्स एग्रीगेट होती हैं, एडीज होती हैं आपस में इकट्ठा होकर, और वहां एक टेम्पररी प्लग का निर्माण करती हैं, और वो प्लग उस समय के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है जो वेसल है या टिश्यू का इंजरी जहां पर हुई है, और उससे टेम्पररीली एक रिलीफ देता है ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। देन अ स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट इज फॉर्म्ड। तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की हीमोस्टैसिस पढ़े थे। नाउ क्लॉटिंग एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। क्लॉटिंग की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी या फैक्टर्स पढ़े कि ये कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हैं, यानी वन रिएक्शन लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ अनदर एंड देन द अनदर। तो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है which involves the interaction of numerous blood components जिनको हम कोएगुलेशन फैक्टर्स कहते हैं। कोएगुलेशन फैक्टर्स 13 मेन कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं और इन सभी को रोमन न्यूमरल असाइन किया गया है, जैसे 1 to 13 तक। कोएगुलेशन जो प्रोसेस है इसके इनिशिएशन के लिए यानी प्रारंभन के लिए 2 सेपरेट पाथवेज हो सकते हैं जिनको हम एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। तो 2 pathways separately but leading to a common pathway are involved for coagulation। दोनों पाथवे जो होते हैं दे रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर 10, यानी एक कॉमन फैक्टर 10 पर आकर ये दोनों पाथवेज वहां पर मिलते हैं। द एक्टिवेशन ऑफ दिस फैक्टर marks the beginning of so-called common pathway of coagulation। तो extrinsic और intrinsic pathway को totally separated way में नहीं किया जा सकता है कि वो दोनों individually काम कर रहे हैं, rather they both activate
फैक्टर 10, और इस फैक्टर 10 के एक्टिवेशन के बाद का जो प्रोसेस है दैट इज अ कॉमन पाथवे ऑफ कोएगुलेशन, जिससे कि फाइनली एक स्टेबल फाइब्रिन का क्लॉट बनता है। Now, first of all, the extrinsic pathway of blood coagulation. Extrinsic pathway क्या है? जैसे ही क्रश्ड या इंजर्ड टिश्यू पर कोशिकाएं वहां आती हैं, ब्लड का कोएगुलेशन एक्टिवेट हो जाता है और फाइब्रिन क्लॉट का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जो सरफेस सेल सरफेस पर प्रोटीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड इट इज नोन एज द टिश्यू फैक्टर या फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब भी इंजरी होती है तो उन सेल्स की सरफेस पर ये टिश्यू फैक्टर वहां पर इनिशिएट करता है ब्लड क्लॉटिंग, या जिसको हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। टिश्यू फैक्टर जो है इट्स फाउंड इन मेनी ऑफ द सेल्स, लेकिन पर्टिकुलरली अबंडेंट है ब्रेन में, लंग्स में और प्लेसेंटा में। ये पाथवे जो ब्लड कोएगुलेशन का है, जो कि टिश्यू फैक्टर के द्वारा एक्टिवेट होता है, ऐसा प्रोटीन विच इज एक्सट्रिंसिक टू ब्लड, यानी कि जो प्रोटीन ब्लड के लिए बाह्य है, बाह्य प्रोटीन है, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो रहा है इस प्रोसेस में, इसको इनिशिएट करने में, तो दिस पाथवे इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। टिश्यू फैक्टर जो आया है ये प्रोटीन, इट सर्व्स एज अ को फैक्टर विद फैक्टर 7। तो 7th फैक्टर के साथ ये एक को फैक्टर का काम करता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। तो यहाँ एक्सट्रिंसिक पाथवे का एक मेन फैक्टर है विच इज फैक्टर 7। टिश्यू फैक्टर आया, टिश्यू फैक्टर को फैक्टर के एज अ को फैक्टर एक्ट करता है फॉर फैक्टर 7 एंड हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। Alternatively, factor 7 जो है it can also activate factor 9 and which in turn can activate factor 10। तो 7th वाला फैक्टर 9th को भी एक्टिवेट कर सकता है और वो 9th फिर 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। एक बार जब X फैक्टर या 10 फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है तो ये पाथवे प्रोसीड करता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन इन अ रिएक्शन रिक्वायरिंग फैक्टर 5। तो जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने के लिए एक और फैक्टर की आवश्यकता है एंड विच इज फैक्टर 5। ये थ्रोम्बिन जो बनता है ये कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, जिससे कि क्लॉट स्टेबलाइज हो जाए। फैक्टर 7 के एक्सेप्शन या एक्सेप्शन ऑफ फैक्टर 7, बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे का, दे आर आल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। तो फैक्टर 7 इज exclusively related with the extrinsic pathway. So factor 7 helps in the activation of factor 10, factor 10 से फिर factor 5 which helps in activation of prothrombin to thrombin. This is the pathway, extrinsic pathway, कि टिश्यू ट्रॉमा हुआ यानी टिश्यू में कोई भी इंजरी हुई तो वो टिश्यू फैक्टर वहां पर रिलीज हुआ, वो टिश्यू फैक्टर वुड एक्टिवेट द फैक्टर 7 इनटू एक्टिव फैक्टर 7। 7 के साथ जब हम ए लिख रहे हैं दैट इज एक्टिव फैक्टर 7। ये फैक्टर 7 would activate factor 10 and activated factor 10 along with this tissue factor, calcium and factor 5, it would convert prothrombin into thrombin। तो यहाँ activated factor 10 then factor 5 and calcium ये मिलके हेल्प करेंगे कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन फॉर अ स्टेबल fibrin clot. The main factor required in the extrinsic pathway is factor 7. Now the intrinsic pathway of blood coagulation. Intrinsic pathway यहाँ पर initiate होगा by activation of factor 12 by certain negatively charged surfaces इंक्लूडिंग ग्लास, यानी ग्लास जैसी सर्फेसेस जो है नेगेटिवली चार्ज सर्फेसेस, उनसे ये इनिशिएट होता है
बाय एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12, यानी 12th फैक्टर का एक्टिवेशन से इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो रहा है। दो प्रोटीन इस एक्टिवेशन को फैसिलिटेट करते हैं। दे आर HMWK, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन, एंड प्री कैलिक्रिन। ये दो प्रोटीन्स हैं जो इस 12th फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या आवश्यक हैं। अब एंजाइम फॉर्म ऑफ फैक्टर 12 जो होता है, यानी कि जो एक्टिव फॉर्म है, ये जाइमोजेंस के रूप में रहते हैं, यानी इनएक्टिव एंजाइम्स के रूप में। तो एंजाइम का इसका एंजाइम फॉर्म जो है फैक्टर 12 का, दैट इज एक्टिवेटेड फैक्टर 12, वो कैटेलाइज करता है फैक्टर 11 के कन्वर्जन को इनटू इट्स एंजाइम फॉर्म। तो 12th फैक्टर का एक्टिव फॉर्म यानी एंजाइम 12A एक्टिवेटेड फैक्टर, ये 11 को 11A में कन्वर्ट करता है, विच नाउ बिकम्स एन एक्टिव एंजाइम फॉर्म। पर ये फैक्टर 11 आगे जाके कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फॉर्म फैक्टर 9A में, जिसके साथ साथ कैल्शियम आयंस की आवश्यकता होती है। ब्लड क्लॉटिंग में एक इम्पॉर्टेंट आयन है कैल्शियम, जो इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों में ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फॉर ब्लड टू क्लॉट, कैल्शियम आयंस आर अ नेसेसिटी। अब फैक्टर 9A जो है वो मेम्ब्रेन्स के सरफेस पर इकट्ठा होता है अलॉन्ग विद फैक्टर 8। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है फैक्टर 9A और फैक्टर 8 का, ये इनको आवश्यकता होती है कैल्शियम की to stabilize structures on these proteins associated with their membrane binding properties। तो सरफेस पर जहां अटैच होना है तो वहां इस कॉम्प्लेक्स को कैल्शियम की आवश्यकता होती है अपने उस स्ट्रक्चर को वहां पर बाइंड करने के लिए। तो मेम्ब्रेन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज के लिए दे रिक्वायर कैल्शियम। फैक्टर 10 then binds to factor 9A and 8 complex। अब फैक्टर 10 आता है जो कि इस 9A और 8 कॉम्प्लेक्स को बाइंड करता है और उससे बाइंडिंग से वो एक्टिवेटेड होता है इनटू फैक्टर 10A। नाउ दिस फैक्टर 10A फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद फैक्टर 5। तो 9 और 8 एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद एक्टिवेटेड फैक्टर 10 और 5 एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऑन मेम्ब्रेन सरफेसेस इन अ रिएक्शन दैट आल्सो रिक्वायर्स कैल्शियम। तो जहां 9 और 8 को भी कैल्शियम की जरूरत है, सिमिलरली 10 और 5th को भी कैल्शियम की जरूरत है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो बाइंड करता है इस फैक्टर 10 एक्टिव और 5 के कॉम्प्लेक्स के साथ में और कन्वर्ट हो जाता है इनटू थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन वो एंजाइम है, पोटेंट एंजाइम, जो फाइब्रिनोजन को तोड़ता है इनटू फाइब्रिन, तो मोनोमर में उसको तोड़ता है। तो दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर 9 एंड 8, देन फैक्टर 10 एंड 5। 10 एक्टिवेटेड एंड फैक्ट 5 के साथ में प्रोथ्रोम्बिन बाइंड करके और कन्वर्ट होता है इनटू थ्रोम्बिन विच क्लीव्स फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। ये फाइब्रिन जो फाइब्रिनोजन से क्लीव हुआ है यानी मोनोमर में आया है, दीज फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स देन लिंक टुगेदर, ये पॉलीमराइज होते हैं टू फॉर्म लॉन्ग फाइबर्स, तंतु जैसे संरचनाओं का निर्माण करते हैं। एडिशनल बॉन्डिंग धीरे धीरे इन पॉलीमर यूनिट्स के बीच में प्रमोट की जाती है बाय एंजाइम नोन एज फैक्टर 13A। तो जो 13th लास्ट फैक्टर है 13A एक्टिव फॉर्म में, वो स्टेबलाइज करता है जो नया ये जाल बना है फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स का। तो न्यूली फॉर्म्ड क्लॉट को क्रॉस लिंकेजेस से ये स्टेबिलिटी या दृढ़ता प्रदान करता है वहां पर एक परमानेंट क्लॉट बनाने के लिए। ऑल्दो डिटेल्ड मैकेनिज्म इस कैस्केड या वाटरफॉल का प्रॉपर पूरा एक्सप्लिसिटली नहीं है, लेकिन स्मॉल सिग्नल जो टिश्यू इंजरी के साथ एसोसिएटेड है वो इसके लिए एक इनिशिएशन का या सिग्नल का काम करता है जो कि फाइब्रिन क्लॉट के फॉर्मेशन में एंड होता है। तो एक छोटा सा सिग्नल जो टिश्यू इंजरी है वो हमारे शरीर में एक मेजर बायोलॉजिकल इवेंट फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है वहां पर।
फर्दरमोर यहाँ पर जो रेगुलेशन है इस सिस्टम का, वो 2 प्रोटीन को फैक्टर्स के पार्टिसिपेशन से पॉसिबल है, एंड दोज फैक्टर्स आर फैक्टर 8 एंड फैक्टर 5। ये दोनों प्रोटीन को फैक्टर्स इस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को। दिस इज द इंट्रिंसिक पाथवे। इसको हम अगर देखें कि ब्लड ट्रॉमा हुआ है या कांटेक्ट हुआ है कोलेजन के साथ में, जहां पर भी इंजरी हुई है, तो सबसे पहले फैक्टर 12 यहाँ एक्टिवेट होगा इनटू 12A in the presence of HMW, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन एंड प्रीकैलिक्रिन। ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर 11 को इनटू एक्टिवेटेड 11। This again in the presence of calcium would cause the activation of factor 9 into activated 9 या 9A जिसको हम लिखते हैं। This would cause the activation जो 8th है वो 8A में थ्रोम्बिन को, यहाँ पर थ्रोम्बिन के साथ में 8 into 8A एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो कि फैक्टर 10 को along with कैल्शियम यानी कि 9, 8 थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम ये 10 को एक्टिवेट करेंगे इनटू एक्टिवेटेड 10 या 10A के अंदर। यहीं पर प्लेटेलेट फॉस्फोलिपिड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिवेटेड 10 जो है वो 5 के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये थ्रोम्बिन के कन्वर्जन के लिए, कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर भी कैल्शियम आयंस की आवश्यकता है। ये कैल्शियम आयंस अलोंग विद दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेंगे इनटू थ्रोम्बिन। तो intrinsic pathway would start with activation of factor 12 and result in the formation of थ्रोम्बिन कि 10 पर आकर, जैसे हमने एक्सट्रिंसिक में देखा था कि एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जब आ जाता है उसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ द पाथवेज, इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। इसमें हम देख सकते हैं कि कांटेक्ट एक्टिवेशन है, यानी डैमेज सरफेस से अगर एक्टिवेशन हो रहा है तो दैट इज एन इंट्रिंसिक पाथवे जो 12 से शुरू होता है। तो 12 से 12A, 11 से 11A एक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं ये A, देन इट एक्टिवेट्स 9 into 9A और ये 8A के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक्टिवेट करता है 10 को 10A में। सिमिलरली एक्सट्रिंसिक पाथवे अगर हम देखें तो ट्रॉमा या इंजरी हुई है जिसमें टिश्यू फैक्टर्स आते हैं, ट्रॉमा होने से ये टिश्यू फैक्टर आते हैं। टिश्यू फैक्टर यहाँ कॉज करते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 7 into 7A and this causes the activation of factor 10 to 10A। जैसे ही 10A वाला एक्टिवेशन हुआ either through the intrinsic pathway or the extrinsic pathway, it combines or forms a complex with factor 5 जो कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, दैट इज सेकंड इनटू सेकंड ए एक्टिवेटेड फॉर्म। ये थ्रोम्बिन एंजाइम 5 है जो कि फाइब्रिनोजन एक कॉम्प्लेक्स है जिसको फैक्टर 1 कह रहे हैं, टू कन्वर्ट इनटू मोनोमर्स ऑफ फाइब्रिन जिनको हम 1A कह रहे हैं। ये 1A देन 13A की प्रेजेंस में, यानी जब क्लॉट को स्टेबलाइज करना है तो ऐसे 13 एक्टिवेटेड फैक्टर यहाँ पर इस क्रॉस लिंकेज को डेवलप करता है विद इन दोज फाइबर्स, ताकि वो स्टेबल वहां पर एक क्लॉट का निर्माण कर सकें एंड अ क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन क्लॉट इज फॉर्म्ड। सो intrinsic and extrinsic pathway lead to the activation of factor 10 and then operate via a common pathway that results in the formation of a cross-linked fibrin clot। ये क्लॉट इस तरह से कि एक नेटवर्क ऑफ फाइबर्स पूरा बनता है जो कि ब्लड को और बहने से वहां पर रोकता है, उस इंजरी को हील करता है। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन बाय एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को तोड़ता है इनटू फाइब्रिनोजन मोनोमर। ये फाइब्रिनोजन मोनोमर कैल्शियम की प्रेजेंस में इज कन्वर्टेड टू फाइब्रिन फाइबर्स। इन फाइबर्स को स्टेबलाइज करने के लिए थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यानी कि
13A को एक्टिव 13th को एक्टिव करता है इंटू 13A एंड वो क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन फाइबर्स के लिए वहाँ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से फाइबर या फाइब्रिन के फाइबर्स आपस में इंटर लिंक होके क्रॉस लिंक होके और एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं दैट इज अ फाइब्रिन क्लॉट। अब ऐसी कंडीशंस क्या हैं जिनकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है कि निरंतर खून बहता रहे यदि इंजरी होती है तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विटामिन के। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से लिवर की डिजीजेस से, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं कोएगुलेशन के दे आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर सेल्स। तो नॉर्मल लिवर जैसे हम देख रहे हैं इन केस ऑफ सिरोसिस अगर लिवर की डिजीज है तो उस केस में अगर लिवर वो फैक्टर्स नहीं बना पा रहा है तब भी एक्सेसिव ब्लीडिंग वहां पर होगी। देन हीमोफीलिया, ये एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स की अगर कमी है तो ये कुछ केसेस हैं या कॉजेज हैं दैट वुड रिजल्ट इन एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी उस केस में ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा या ब्लड लॉस एक्सेसिव होगा। हीमोफीलिया जिसको हम रॉयल्स ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं या रॉयल डिजीज भी कहते हैं या ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, इसमें यदि व्यक्ति को चोट लगती है तो थक्का नहीं बनता है, निरंतर रुधिर की हानि होते रहती है। तो हीमोफीलिया ए जो है दैट इज एबनॉर्मेलिटी और डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। तो फैक्टर 8 जो 9 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया होता है। ये एक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। रिसेसिव यानी अप्रभावी। अप्रभावी के केस में क्या है कि यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर है तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा अगर दो एक्स क्रोमोसोम है। तो इस केस में जैसे हम इनहेरिटेंस पढ़ें कि जो फादर है वो हीमोफिलिक है और मदर नॉर्मल है, तो फादर के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है इट कैरीज द क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ये हीमोफीलिया का यहाँ पर डिसऑर्डर कैरी कर रहा है इसका एक्स क्रोमोसोम, मदर नॉर्मल है। ऐसे इंडिविजुअल्स अगर संतति इनकी देखी जाए तो फादर से जो एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर को मिलेगा, जो भी डॉटर होगी उसको, और जो सन है उनको एक्स क्रोमोसोम मिलेगा मदर से। तो ऐसे केस में जहां मदर नॉर्मल है, बोथ एक्स क्रोमोसोम्स आर नॉर्मल, तो जो बेटे होंगे वो दोनों नॉर्मल होंगे दैट इज विदाउट हीमोफीलिया। और जो डॉटर्स हैं क्योंकि उनको वो एक एक्स क्रोमोसोम फादर से मिला है और एक एक्स क्रोमोसोम मदर से मिला है तो दे वुड बी कैरियर्स। यहाँ इनके अंदर वो रोग नहीं होगा, लेकिन ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जब इनके बच्चे होंगे तो बेटा या बेटी जिनको ये एक एक्स क्रोमोसोम देंगे और यदि हीमोफीलिया वाला एक्स क्रोमोसोम उन पर जाता है तो दे वुड बी, जो बेटे होंगे दे वुड बी हीमोफिलिक, क्योंकि एक एक्स मदर से आएगा। तो इस केस में अगर ये एक्स विद हीमोफीलिया वाला आया तो वो जो बच्चे होंगे वो बेटे हीमोफिलिक होंगे और डॉटर्स जो होंगी वो फिर से वहां पर जो फादर से एक एक्स मिलेगा और मदर से एक एक्स मिलेगा उसमें कैरियर होने के चांसेस डेवलप होंगे। अब है होम्योस्टैसिस। हीमोस्टैसिस हमने पढ़ा कि ब्लड के क्लॉट का बनना या ब्लड के लॉस को रोकने के लिए हीमोस्टैसिस होता है। नाउ कम्स होम्योस्टैसिस। कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग तो हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ उस क्लॉट को डिसॉल्व करके और जो इंजरी की जगह है उसको वापस से हील करना है, जो घाव है उसको फिर से ठीक करना है। तो ऐसा जो होम्योस्टैसिस है यानी एक बैलेंस बिटवीन कोएगुलेशन एंड फाइब्रिनोलाइसिस। कोएगुलेशन जहां फाइब्रिन का क्लॉट बनता है, फाइब्रिनोलाइसिस यानी उस फाइब्रिन के क्लॉट को डिसॉल्व करके फिर से नॉर्मल टिश्यू का वहां पर बनना, घाव का ठीक हो जाना, इंजरी का ठीक हो जाना। तो दिस इज अ बैलेंस ऑफ कोएगुलेशन एंड फाइब्रिनोलाइसिस। कोएगुलेशन चाहे वैस्कुलर इंजरी हो यानी कि ब्लड वेसल में हो या टिश्यू में हो तो कोएगुलेशन कैस्केड पूरा काम करता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कॉमन पाथवे से, विच लीड टू प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन का एक्टिवेशन इनटू फाइब्रिन और स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन। फिर थ्रोम्बिन यहाँ प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू प्लाज्मिन।
ये प्लाज्मिन उस फाइब्रिनोजन के साथ फाइब्रिन क्लॉट के ब्रेकडाउन के लिए काम करता है और ये फाइब्रिन क्लॉट के ब्रेकडाउन से फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट या एफडीपीज का निर्माण होता है कि जो फाइब्रिन यहाँ क्लॉट बना था पूरा फाइबर से फाइब्रिनोजन के स्प्लिटिंग से, तो वहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है और उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स फिर बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट किए जाएंगे, ये एफडीपीज एक्सक्रीट की जाएगी और दिस वुड रिजल्ट इन द लाइसिस ऑफ द फाइब्रिन क्लॉट। तो एक बैलेंस कोएगुलेशन और फाइब्रिनोलाइसिस का इज द होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म फॉर blood clotting and dissolving of blood clot. Thank you.